नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा आपको वादा किया था उसी को निभाने की अगली एक कड़ी में आप लोगों के सामने आज जीजीडी के इस चैनल पर हिंदी की पहली क्लास प्रस्तुत है। और आप लोगों का बहुत समय से इंतजार भी था कि सर कौन पढ़ाने आ रहा है। काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही कयास लगाया था, क्योंकि बच्चे काफी सारे उनसे पढ़ चुके हैं और आप थंबनेल पे नाम देख ही चुके हो। मैं उनसे अभी आपका परिचय भी करवा दूंगा। उससे पहले साथियों बता दूं कि अपने चैनल पर सक्सेसफुली 900 क्लासेस यानी 900 वीडियो सेशन अभी तक अपलोड हो चुके हैं। और आज जो आप देखने जा रहे हो वो 901वीं क्लास है। यानी कि कितना बढ़िया एक माहौल बना है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि हाँ वास्तव में कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अपनी 901वीं क्लास है ही। और आज से समय नोट कर लेना, हिंदी व्याकरण किस किस में काम आने वाली है और क्या क्या इसके अंदर होगा वो मैं बता दूं आपको। आज से यानी कि 13 अप्रैल से अपनी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा अपलोड होने का वो 2 बजे ही रहेगा। और हिंदी की जो क्लास आपको व्याकरण की मिलने वाली है उसके दिन भी नोट कर लेना, गुरुवार से लगाकर सोमवार तक आपको ये क्लास निश्चित समय मिलेगी। 2 दिन फ्री रखें ताकि आप अभ्यास भी कर सकें और थोड़ा सा बीच में आप लोग को अंतराल चाहिए होता है वो भी हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आपकी सोमवार से गुरुवार जो है मेरी 12 बजे हिस्ट्री वाली यानी जीके वाली स्कूल लेक्चरर जीके वाली क्लास आ रही है, वो कंटिन्यू आई रही है चैनल पर। और साइंस की आ रही है आपके सोमवार से शुक्रवार, वो भी कंटिन्यू आई रही है। आरबीएससी की अपने शुक्रवार से रविवार रात 8 बजे आती है, वो भी आ रही है। सारे सब कुछ शेड्यूल बना हुआ है और टेलीग्राम पे शेयर भी किया गया है। इन क्लासेस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी की भी नोट्स पेकिंग पैटर्न पे ही होगी। तो गौरव ज्ञान धारा नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें इसके लिए। अब बात करें कि इस बैच में क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं इस बैच में पढ़ाने वाले हैं हिंदी के खिलाड़ी है बिल्कुल नरेंद्र दान चारण जी। और जब मैंने नरेंद्र दान जी से बात की, आप लोगों की डिमांड रखी और मैंने कहा कि सर आपको पढ़ाना है जीजीडी के चैनल पर और विद्यार्थी बहुत सारे चाह रहे हैं कि हिंदी बेहतर तरीके से पढ़ी जाए, तो मैंने कहा आपको अनुभव है और आप इसके खिलाड़ी हो, आप इसे पढ़ाइए ताकि बच्चों को एक बेहतर कंटेंट बेहतर व्यक्ति से प्राप्त हो और वे बेहतर सीख सकें। तो नरेंद्र दान जी का बड़प्पन है, सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया। नरेंद्र दान जी के खुद के चैनल पे लगभग 40,000 सब्सक्राइबर है और उनकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, लेकिन उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने मुझे यह तक विश्वास दिलाया कि सर आप निश्चिंत रहिए, इस पे बेहतर चीजें और व्याकरण शायद ही विद्यार्थियों को कहीं और देखनी भी पड़े ऐसी मैं तैयार करवा दूंगा। तो आप लोगों के मतलब फर्स्ट ग्रेड जीके में यदि हिंदी जो भी है वो, सेकंड ग्रेड के अंदर यदि हिंदी है, थर्ड ग्रेड के अंदर हिंदी व्याकरण कहीं भी पूछी जाती, कांस्टेबल, एसआई, आरएस, ईयू, पीटीआई वगैरह कहीं भी हिंदी व्याकरण के सवाल आते हैं, वो इनमें से बाहर जाने नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे समझ में भी आ जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप इसे कवर करके दे पाएंगे। तो हिंदी से संबंधित चिंता आपको छोड़ देनी है, चाहे पीटीटी, बीएसटीसी किसी में भी पूछी जाए। तो नियमित रूप से क्लासेस लीजिए और फायदा उठाइए। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि काफी सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमें साथ साथ जो है आप हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं करवाएंगे क्या, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो है या सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। आप लोगों के लिए आज दोहरी खुशी है ये कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे नरेंद्र दान जी देखो जीजीडी पर तो पढ़ा रहे हैं व्याकरण, ठीक है, जीजीडी गौरव ज्ञान धारा चैनल पे आपके नरेंद्र दान जी करवा रहे हैं व्याकरण, यानी कि व्याकरण की क्लासेस आपको अभी यहीं पे मिल रही है। और नरेंद्र दान जी का खुद का ये चैनल है नरेंद्र दान चारण नाम से, ये आप इस पे जाके भी आप इनको भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर ले। क्यों? कारण ये है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का बैच पूरा ही निःशुल्क चला रखा है और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 28 क्लासेस ये अपलोड कर चुके हैं और निरंतर यानी कि पूरा बैच करवाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, सेवा भावी है। मैंने इनसे जब आग्रह किया तो मैंने कहा जो भी अपने यदि फाइनेंशियल जो लेन देन होगा उसे देख लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को हित देना है। तो इनका कहना बिल्कुल स्पष्ट था कि सर जब आप सेवा कर रहे हो, मेरा उद्देश्य सेवा है, आपका उद्देश्य सेवा है, तो फिर क्या लेना है। जब आप स्टूडेंट से नहीं ले रहे तो फिर अपने क्या लेना है। तो इन्होंने स्पष्ट मना किया कि सर आर्थिक कुछ भी फाइनेंशियल ऐसी ईश्वर की कृपा से कोई कमी है नहीं, बस जितना हो सके विद्यार्थियों का हित करेंगे। तो मैं आपसे एक मतलब मेरे जितने भी जीजीडी के विद्यार्थी और यहाँ से पढ़ना चाहते हैं उनसे एक फेवर जरूर आज लूंगा कि आप नरेंद्र दान जी को भी सपोर्ट करें, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रखा है और सेवा भाव से स्वीकार किया है इसे। आप लोगों को पता है आज की जो दुनिया है वो फाइनेंशियल हो चुकी है, लेकिन
जो यदि अपना समय देके, साथियों इस बात को समझना, सबसे कीमती आज के समय में जो है वो समय है। जो अपना समय देकर आप लोगों के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास कर रहा है उसे सपोर्ट बनता है, चाहे इसके पीछे मुझे या इनको कितना भी फायदा हो, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा उन स्टूडेंट्स को होता है, उन विद्यार्थियों को होता है जो वास्तव में कोचिंग से वंचित थे और उनकी बस की नहीं थी कोचिंग, वो बिल्कुल आशा छोड़ चुके थे और अब उन्हें कोचिंग की आवश्यकता तक महसूस नहीं हो रही, क्योंकि कोचिंग से बेहतर उनको क्लासेस और बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो ये चीज है, देखो यहाँ पे इनकी ये क्लासेस चल रही है और ये पूरी तरीके से हिंदी को समर्पित चैनल है इनका, हिंदी से रिलेटेड ये निरंतर क्लासेस दे रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं। तो आप इन्हें भी सपोर्ट करें। यहाँ पे हिंदी साहित्य के ये चल रही है और अपने जीजीडी चैनल पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखो, ये तो है नरेंद्र दान जी का चैनल है, यहाँ पे आपको हिंदी साहित्य की निःशुल्क मिल रही है। तो यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास और अपना जीजीडी चैनल तो आपको पता ही है, गौरव ज्ञान धारा, तो इस पे आपके व्याकरण की भी शुरू हो गई और स्कूल लेक्चरर की बाकी भी चल रही है, आरबीएससी की भी चल रही है, ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं सीधा ही आपकी क्लास को लेकर चलता हूं नरेंद्र दान जी की तरफ। ओवर टू यू नरेंद्र दान जी, अब आपसे इंट्रोड्यूस वो होंगे, ठीक है। और नियमित लगाइएगा क्लासेस, नियमितता है तो सबसे बेस्ट है। चलिए मिलिए आप अब नरेंद्र दान जी से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर, गौरव ज्ञान धारा। बिल्कुल दोस्तों, तो आप में से काफ़ी साथी मुझे जानते हैं और काफ़ी साथी जो है वो परिचित नहीं हैं। मैं हूं नरेंद्र दान चारण, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी और बीकानेर से हूं। जीजीडी प्लेटफॉर्म से गौरव जी सर ने एक जो निवेदन किया, मैं निवेदन नहीं कहूँगा, एक मित्रवत मुझे कहा कि सर आपको इस हमारे प्लेटफॉर्म पर हिंदी व्याकरण जो है वो कोर्स करवाना है बच्चों को। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मुझे जरा भी देर न लगी, मैंने सहर्ष होकर स्वीकार किया, क्योंकि 2-2.5 साल पहले से हम जुड़े हुए हैं, जब हम दोनों ने चैनल साथ में स्टार्ट किया था और एक ही सपना था, निःशुल्क शिक्षा जरूरतमंद अभ्यर्थियों तक हम पहुंचे। जिन अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए, जिस कंटेंट के लिए अपना शहर छोड़ना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है, उन अभ्यर्थियों को घर बैठे भी हम वो शिक्षा दे सकें जो हमें हमारे टाइम नहीं मिली थी। तो जिसने दुख देखे होते हैं ना, वो शिक्षा की कीमत भी समझता है। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने में जरा भी हिचक नहीं हुई, क्योंकि जब लक्ष्य पवित्र है, उद्देश्य पवित्र है सर का, तो मतलब सोचने के लिए मेरे पास समय ही नहीं था। और मैंने तुरंत सर से कहा, बिल्कुल मैं आपके इस चैनल पर जो है वो व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पूरा कोर्स करवाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, आप तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। जैसा कि आपको सर अगले वीडियो में जब बता देंगे, मैंने जो बोला है सर जब आप सुनेंगे तो उसके पर सर जो है आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कोर्स पूरा करवाने, इसके अलावा देखिए सर, जैसे कई वीडियो में बोलते हैं कि भाई दूसरे टीचर्स लाते हैं तो पेमेंट तो निश्चित रूप से करना ही पड़ता है, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पर यह बात बोल रहा हूं और मैंने गौरव जी सर से पहले ही बोल दी थी कि सर मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप गौरव जी सर भी सुन रहे हैं और आप सब भी सुन रहे हैं, मैंने सर से स्पष्ट ये बोला है कि मुझे 1 रुपया भी रेवेन्यू कुछ भी नहीं चाहिए। आपका सपना भी निःशुल्क था और मेरा सपना भी निःशुल्क है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा और निश्चित रूप से बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, बढ़िया जो भी होगा बढ़िया करेंगे। और ये बात सर को भी बहुत अच्छी लगी, तो आप निश्चिंत रहिए। अब जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आपको यूं हाथ बांध के बैठ जाना है। बोला सर ऐसे पार थोड़ी पड़ेगी, मैं कहता हूं पार पड़ेगी, मैं कहता हूं पार पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? आपको पूरी व्याकरण उंगलियों पे हो जाएगी। इसका नमूना आज पहली क्लास में आप लोग देखेंगे, जैसा कि टॉपिक का नाम है वर्ण विचार, है ना। तो आप निश्चिंत रहें। आपको सर नोट्स कंटेंट मैटर पे पढ़ाओगे, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बनाओगे, पढ़ाओगे या कैसे पढ़ाओगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। हम जो क्लास पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट में हम रिव्यू लेंगे कि आपको कैसा लगा। आप में से बहुत से साथी तो पढ़े हुए हैं तो वो तो कुछ बताएंगे, खैर उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आज की क्लास में ज्यादा अपने मुंह से बड़ाई करने की बजाय हम पढ़ के देखते हैं कि आगे जो हम कारवां तय करने जा रहे हैं, जो जिस पथ पर चलने के लिए अग्रसर हैं, उस पथ पर हम कितने उत्साह से चल पाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती माता का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायको। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार। आप लोगों को कोई कॉपी पेन लेकर नहीं बैठना है।
आप लोगों को कोई कॉपी पेन लेकर नहीं बैठना है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए। पूरे जो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं और कुछ और तैयार हो रहे हैं संधि के, मैं आपको नोट्स करवाऊंगा। व्याकरण आप तीसरी क्लास से लिख रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? आप लोग तीसरी क्लास से लिख रहे हो, आज तक लिख रहे हो, 33 साल हो गए लिखते हुए, कुछ हल निकला क्या? नहीं निकला ना, तो इस बार लिखना बंद, इस बार माइंड में डायरेक्ट सेट करेंगे। विश्वास रखिए, एक एक चीज सेट होगी और इसका उदाहरण आज आप लोग देखेंगे भी। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब तैयार रहिए मां सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायके। देखिए, जब हम वर्ण विचार पढ़ते हैं, हिंदी की शुरुआत हम नहीं पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा जो है, शब्द जो हिंदी भाषा का जो शब्द हिंदी है वो किस भाषा का है, क्योंकि हमें प्रकांड विद्वान नहीं बनना है। हमें पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप से हमें आंसर निकालना आना चाहिए, वो सारी चीजें हम सीखेंगे बढ़िया तरीके से। तो तैयार हैं? मेरी क्लासेस का कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे बाकी जैसे 35-40 मिनट में टॉपिक, मेरी क्लास कभी 1 घंटे की भी हो सकती है, कभी 40 मिनट की भी हो सकती है, क्योंकि अपने तो क्या मन लग गया तो फिर फकीर आए, एकदम मन लग गया क्लास में तो फिर लंबी चल जाती है। चलिए, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न, हिंदी का सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कैसे होती है समझेंगे। लेकिन याद रखें, मैंने क्या कहा, लिखना कुछ नहीं है। एक बार आप में से कहेंगे नहीं सर तो मना करता रहो, ना ना ना, आपने लिखनो की को नहीं, लिखना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार सारा समझोगे, ठीक है ना? मैं आपको नोट्स दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, आप मस्त रहो। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी का सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अक्सर हम किताबों में पढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, कई बार हम पढ़ लेते हैं कि अक्षर होती है, और मैंने यहां लिख रखा है ध्वनि होती है। तो चलिए हम देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखो, जैसे मैंने यहां लिखा क, यहां लिखा च, यहां लिखा अ, एक तो मैंने लिखा और एक मैंने बोला। मुझे बताओ कम समय किसमें लगा? मुझे क लिखने में मान लो 1 सेकंड लगा, तो मुझे बोलने में आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? ध्वनि। तो सर हमने फलाने पेपर में आया था, 2014 आरपीएससी के पेपर में आया था, 2015 आरपीएससी के पेपर में आया था, अधीनस्थ बोर्ड के पेपर में आया था कि उसमें तो सर वर्ण उत्तर माना है। वो वर्ण क्यों माना? क्योंकि वहां पर ऑप्शन में ध्वनि था ही नहीं। ABCD जो 4 ऑप्शन थे उनमें क्या नहीं था? ध्वनि था ही नहीं, इसलिए वहां क्या मान लिया? वर्ण मान लिया। तो प्रश्न का तरीका समझना चाहिए। इस बार जो आपके रीट हिंदी जो पेपर हुआ अभी ग्रेड 3 जो मेंस हुए थे, रीट मेंस हुए थे, उसमें जो प्रश्न आए डिब्बे वाले, युवा वाले, वो प्रश्न नवीन हिंदी व्याकरण की किताब से डिट्टो उठाए हुए हैं शब्द। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में कुछ लोग किताबों को डाल रहे हैं, इस किताब में से पेपर आया, उस किताब में से पेपर आया। भाई आया होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नवीन हिंदी व्याकरण से हमने एक एक बाकायदा देखे हैं, यहां से प्रश्न उठे हुए, ठीक है। फिर भी यूं है कि उन्होंने ऑप्शन इस टाइप से दे दिए तो डाउट था। आप तो 9वीं से 12वीं वाली किताब पढ़ लो, और मेरे ये नोट्स जो हैं 90% जो है उसके मैटर को समेट रहे हैं, तो इसलिए आपको वो किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर भी आपको जहां किताब में से कंटेंट होगा बताएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और जब इस ध्वनि को हम क्या कर देते हैं लिखित रूप में, लिखित रूप में, यानी मैंने उस जो बोला क, इसको जब मैंने लिख दिया तो अब ये क्या है? अब ये हो गए वर्ण। तो ध्वनि को लिखित रूप में क्या कहते हैं? ध्वनि को लिखित रूप में कहते हैं वर्ण। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है। अब देखिए, तो सर आप ये क्या बता रहे हो? यहां तो आपने छोटी इकाई ध्वनि बताया, यहां आप बता रहे हो लघुतम। ये देखो शब्द पढ़ो इसको, ये शब्द क्या लिखा हुआ है? रचना। वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि, रचना का मतलब क्या हो गया? लिखने। रचना का मतलब क्या हो गया? लिखने की दृष्टि से। तो लिखने की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होगी? वो होगी वर्ण। तो सर ये अक्षर क्या है? बिल्कुल अक्षर भी परिचित करवाएंगे कि अक्षर क्या होता है, वर्ण अक्षर को लेकर क्यों दिमाग मतलब भेद होता है ना। अक्षर तो 3-4 एकाक्षरी होते हैं, द्विकाक्षरी होते हैं, है ना, 3 अक्षरी भी होते हैं, वो कहलाता तो अक्षर है ना। जैसे ये है आइए, एक झटके से हमारे मुख से जितनी ध्वनियां एक साथ निकलती है वो अक्षर कहलाती है। आइए, ये क्या है? 3 अक्षर है, इसमें क्या है? ये 3 अक्षरी, ये कहलाएगा एक अक्षर। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से हम आगे बात करेंगे। तो आप देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि,
भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर, वर्ण ऑप्शन में नहीं हो तो, है ना। अब पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या पूछ ले, मौखिक इकाई। तो अगर मौखिक इकाई पूछ ले तो वो भी क्या हो जाएगी, ध्वनि। सिर्फ और सिर्फ खेल किस चीज का होता है, खेल होता है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का। वो आपको लैंग्वेज में उलझा देते हैं, आप लैंग्वेज में उलझे मत, आपके कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो वर्ण या अक्षर रचना की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई है। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो कौन सी है, ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण, और ओवरऑल पूछे तो ध्वनि। 3 चीजें। फिर आगे क्या आता है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। तो ये परिभाषा है कि वर्ण की अगर हम परिभाषा लें तो वो क्या परिभाषा लेंगे, तो वो परिभाषा ये होती है कि कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग कि वह ध्वनि, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अगर आपसे कहें कि क्या ये वर्ण है क्या, तो देखो कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा के अकॉर्डिंग आते हैं, तब तो ये वर्ण नहीं है क्योंकि इसके तो टुकड़े हो रहे हैं, ये वर्ण नहीं है, यही हुआ ना। तो वर्ण क्या है, ये वर्ण है और ये वर्ण है। तो ये परिभाषाएं उलझी हुई है। खैर हमें कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, आप तो दिमाग में रखना भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित रूप में उसे वर्ण कहते हैं, मौखिक इकाई ध्वनि, और रचना की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो है वर्ण या अक्षर। जैसे ये सारे जो हैं वर्ण या अक्षर हैं। आगे देखिए, एक ध्वनि या ध्वनि समूह। अब बात करते हैं अक्षर की, ध्यान से समझना। एक ध्वनि या कई ध्वनियां जब मिल जाती है, एक ध्वनि या ध्वनि समूह की जो उच्चारित न्यूनतम इकाई, जैसे ये क्या है, ये अक्षर है। मैंने क्या कहा, ये तो है, इसे मैं थोड़ा साफ लिखता हूं, ये क्या है, ये है वर्ण, लेकिन ये क्या है, ये है अक्षर। ये हो गया अक्षर, क्योंकि इसमें 2 ध्वनियां हैं, इसमें क्या है, 2 ध्वनियां हैं। तो एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई, तो क जो है अक्षर है, का भी क्या है, अक्षर में आएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या भी क्या है, ये भी अक्षर है, ठीक है। ऐसे ही आइए, ये भी क्या है, अक्षर है, क्योंकि एक ही झटके से हमारे मुख से कई ध्वनियां, जब ध्वनि समूह निकलता है वो अक्षर कहलाता है। न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, वह छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण वायु के एक झटके से होता है वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। जैसे नीचे उदाहरण देखिए, आइए, आपने जब बोला आइए, ऐसा नहीं बोला आइए, एक झटके से आपके मुख से इतनी ये ध्वनि का समूह निकला, क्या, तो ये ध्वनि समूह निकला। आओ, जाइएगा, जी, ये सारे अक्षर कहलाएंगे। जबकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या कहते हैं, वह मूल ध्वनि जिसके खंड न हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, वो क्या कहलाता है, वर्ण। और ध्वनि क्या है, उच्चारित जो मुख से निकल रही है वो ध्वनि है, और उस ध्वनि को जब लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्ण होता है ना। ये 2 चीजें आपने समझी होगी। अब बात, अगला प्रश्न आता है, अक्सर मैं देखता हूं काफी गलत करते हैं लोग, कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों को रखने का जो व्यवस्थित समूह है ना, वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को रखने का व्यवस्थित समूह जो होता है वही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे कब सामान रखने का स्थान अलमारी है ना, तो उस अलमारी में सारे के सारे क्या हैं, मान लो जो भी सामान है वो सारा सारे एक अलमारी में, वैसे सारे वर्ण एक जगह रखने का स्थान क्या है, वर्णमाला है। और वर्णों के उच्चारण की जो रीति होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रयत्न। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बहुत कम किताब मिलेगा, और मेरे नोट्स कामता प्रसाद गुरु को ही फॉलो करते हैं ज्यादा। तो वर्णों का जो उच्चारण आप करते हो, उच्चारण करने की जो रीति है उसे क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है कि भाई प्रयत्न के आधार पर हम अलग अलग तरह से वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो वर्णों के उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहा जाता है। याद रखें, कोई भी क्लास या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो थोड़ी सी आपको टफ जरूर लगेगी, लेकिन जैसे ही वो 5-10 मिनट की क्लास ले लेती है उसके बाद उसमें आनंद आने लग जाता है, क्योंकि पहले हमें उस सब्जेक्ट के जो है परिचय जानना पड़ता है। परिचय हमेशा बोरिंग होता है, इस बात को दिमाग में रखें। अब शुरू होता है असली खेल। चलिए तो असली खेल की ओर चलते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का खेल देखना, मैंने अपने नोट्स में लैंग्वेज के खेल को समाप्त किया है। कैसे,
सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52। लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44। तो सर ये तो लैंग्वेज, देखो यही लैंग्वेज का खेल है। अगर आपसे सीधा पूछे वर्णमाला, यहां पे मैं आपको बताऊंगा प्रश्न कैसे आता है, और बताना जरूरी भी है, क्योंकि यहां पहली क्लास में अगर डाउट रह गया तो फिर डाउट रह जाता है। देखिए, अगर आपसे मान लो, पहली चीज तो है वर्ण हैं, कितने होते हैं वर्ण? ए, बी, ठीक है, सी और डी, ये 4 ऑप्शन हमने दिए। आपको वहां दे दिए 43, 44, 46 और 48। तब आपको कौन सा करना है? ये 44 करोगे, ठीक है। अब की बार क्या हुआ, उसने ऑप्शन किस प्रकार से दिए? उसने दे दिया ए, बी, सी, डी, ये 4 दे दिए। अब आपको ऑप्शन दे दिए 50, 48, 52 और 56। अब आप कौन सा करोगे? अब आप करोगे 52। क्यों करोगे 52? क्योंकि ऑप्शन 44 है ही नहीं, ठीक है। फिर उसने प्रश्न बनाया, उसमें आपसे पूछ लिया, उसमें आपसे पूछा कि वर्णमाला में कितने हैं, तो बोला 52। उसने पूछा वर्णों की संख्या कितनी है? 44। समझ गए बात? आप वर्णमाला में तो 52 रखे जाते हैं, क्योंकि 52 कौन कौन से होते हैं वो आगे वर्गीकरण दे रखा है मैंने, उसको समझेंगे आप, ठीक है। तो वर्णमाला में 52, वर्णों की संख्या 44। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, और व्यंजन कितने हैं? 33 है। अब आपको लगेगा सर ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन खेल समझिए। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि 2 और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये, इनको हमने शामिल नहीं किया, अभी तक नहीं किया। उसके बाद तो ये कितने हो गए? 13, और वो कितने होते हैं? 39 होते हैं, तब जाकर ये 52 होते हैं। तो इसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं? 33। तो इसमें देखिए, यानी 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 6 और जोड़ने। तो सबसे पहले तो इसमें आपको पता है उच्छिप्त जुड़ेंगे 2, तो ये हो गए 35। और इसके अलावा आपको पता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये और जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 6। तो अब ये हो गए 39। 39 और 13 कितने होते हैं? 52। यानी वर्णमाला में तो क्षत्रज्ञ, श्र और ढ, अंग, अह को भी स्थान दिया गया है, लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या जो है वो 44 मान जाती है, 33 + 11। क्यों? क्योंकि ये क्षत्र, ज्ञ, श्र, ये तो इन्हीं वर्णों से ही तो बने हुए हैं। इसलिए लैंग्वेज का खेल होता है कि हम 52 करें या 44 करें। तो आप याद रखें, वर्णमाला में पूछे तो 52 करने हैं, वर्णों की संख्या पूछे तो कितनी करनी है? 44 करनी है। और एकदम ऑथेंटिक किताबों में ये ऐसी चीज लिखी हुई है। और बाकी तो देखो, ये आप जो अलग अलग किताबें, कुछ 46 बताते हैं, कुछ 44 बताते हैं, कुछ 48 बताते हैं, कुछ किताबें 50 भी बता रही है, कुछ 52 भी बता रही है। जितनी किताबें पढ़ोगे उतना गड़बड़ है, इसलिए कुछ मत पढ़ो, सीधी सी बता दी। वर्णमाला में 52, वर्णों की संख्या 44, हिंदी में स्वर कितने? 11, व्यंजन कितने? 33, है ना। बस इस तरीके को समझना है। चलिए, अब हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी? 11 है। और हम जानते हैं वो 11 कौन से हैं, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये 11 के 11 लिख रहे हैं, अ, आ, ई, उ, री। अब अ, आ, ई, उ, आपा कहीं बोला? आपा बोला अ, आ, छोटी बड़ी। अरे छोटी बड़ी की कौन हुआ है? ई, उ, ये इस प्रकार से होता है, लेकिन अपन ने बना दिया छोटी बड़ी। क्यों? बचपन में वो जहरीला ज्ञान अपने दिमाग में है। कौन सा? ए फॉर एप्पल। क्यों? ए फॉर एरोप्लेन भी तो होती है। अ से अनार। क्यों? अ से अदरक भी तो होती है। लेकिन वो मैडम जी ने बचपन में ऐसा दिमाग में सेट कर रखा है कि एक छोटी हुआ एक बड़ी हुआ, आज तक आप छोटी बड़ी कर रहे हैं, है ना। तो खैर, अपने को इसमें उलझना नहीं है, मैडम से फालतू मैडम डंडे मारेगी। तो अ, आ, ई देखिए आप, ये कुल 11 स्वर हैं। इसमें प्रश्न आता है यहां से री। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि री का स्थान कहां होता है? तो री का स्थान होता है ऊ के बाद में, है ना। और किससे पहले होता है? ए से पहले होता है। कौन सा स्थान है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां से ये 2, 4, 6, 7वां स्थान है। तो ये ध्यान रखें कि आगे पीछे से जो स्थान है वो कौन सा है, ठीक है। स्वरों की संख्या तो 11 है, किंतु मात्राओं की संख्या जो है वो 10 है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। आप अच्छे से जानते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है ना। बाकी सब की मात्राएं होती है, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती। इसलिए हिंदी में अगर मात्राओं की संख्या पूछे तो 10 करना। अब इसमें भी कई बार लोग उलझ जाते हैं, मैं बताता हूं इसमें उलझते कैसे हैं। ए, बी, सी और डी उलझते कैसे हैं? यहां पे आ गया 2, 4, 6 और 10,
ठीक है, या मान लो यहाँ 11 आ गया, 11 आ गया, है ना, उलझ जाते हैं। कुछ मैंने देखा है कि कई बार मैंने टेस्ट में प्रश्न दिया है तो 2 कर देते हैं, सर 2 ही तो मात्रा होती है, गुरु और एक लघु। नहीं, हिंदी में मात्राओं की संख्या जो है वो 10 होती है, ठीक है ना। वो जो गुरु लघु होते हैं वो काल के आधार पर होते हैं, उसकी चर्चा भी हम यहां पर करेंगे। तो आपने देखा कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो अब हम इन 11 स्वरों की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अब क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, आप ध्यान से समझिएगा। आज तक जो है आपके कुछ डाउट्स रहे होंगे, लेकिन अब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक के खत्म होते होते। तो ध्यान से समझते चलिए। आप देखो, स्वरों के भेद हम करते हैं। हम बात कर रहे हैं 11 स्वरों की, जो 11 स्वर हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 11 स्वरों की जब बात करते हैं तो इन स्वरों को हम 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं। टोटल स्वरों को 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं। और साथ ही एक चीज क्या निकल के आती है, वो चीज ये निकल के आती है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है लैंग्वेज बदल बदल के, और हम लोग गलत कर देते हैं। जहां तक मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, 2 क्वेश्चन हमेशा वर्ण के आते ही आते हैं। एसआई की बात करूं अगर मैं, तो उसमें लगभग आप मान लो 3 से 4 क्वेश्चन भी अगर वर्ण के आए तो आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वो होता है ये, मात्रा, काल या समय के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हम बात कर रहे हैं 11 स्वरों की। किसकी बात कर रहे हैं, 11 स्वरों की बात कर रहे हैं। तो आप देखो 11 स्वरों को, मान लो पेपर में आया कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तब 2 होते हैं, लेकिन मात्राएं होती कितनी है, तब वहां पर ध्यान रखना 10 होती है। काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ। अब ये होता क्या है, ये होता है ह्रस्व, न कि हस्व। कुछ लोग इसे हस्व बोलते हैं, हस्व नहीं है, ये है ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब हो गया लघु, लघु हो गया, ठीक है। और ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 4। अब सर आप मुंह में पूरा रटाओगे, बिल्कुल नहीं रटाऊंगा। तो सर आप क्या करोगे, मैं बताता हूं क्या करता हूं। 5 प्रकार के स्वरों को हम याद कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले मात्रा, काल या समय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। तो इन 5 प्रकार के स्वरों के वर्गीकरण को एक ही सारणी में अगर हम समेट लें तो देखिए कितना शानदार हो जाएगा। सारणी इस तरह से बनाओगे आप लोग, ये देखो इस तरह से आप सारणी बनाओगे, है ना। थोड़ा सा नीचे से आपको छोटी रखनी है ना, यहां से और फिर यहां से। उसके बाद आप यहां उल्टा त्रिभुज बना दोगे। क्या बना दोगे, उल्टा त्रिभुज। तो इस प्रकार से सारणी बन जाएगी आपसे, बन गई सारणी। अब जो 11 स्वर हैं, उन 11 स्वरों को हम यहीं रखेंगे। सबसे पहले आप क्या रखो, अ को यहां रखो, रख दिया आपने अ को यहां, ई को यहां रखो, ऊ को यहां रखो। तो अंदर हो गए अ, ई, ऊ। और री जो है, री को एक बार बाद में रखेंगे। अब अ को आपने यहां रख दिया तो आ को यहां रखो, आ को, ई को यहां रख दिया, ई को यहां रखो, है ना। ऊ को यहां रखा तो ऊ को यहां रखो। मैं अगर पेन चेंज कर लूं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। चलिए, पेन चेंज से आपको समझ भी जल्दी आएगा और सारणी सेट हो जाएगी। देखिए, अ को यहां, ई यहां और ऊ यहां रख दिया। उसके बाद आप देखोगे, अगर अ यहां रखा तो आ जो है यहां बाहर रख दो, ई यहां रखी तो ई यहां बाहर रख दो, ऊ यहां रखा तो ऊ यहां बाहर रख दो। अब ई की जाति वाले एक साइड रख दो, ए और आई, और यहां रख दो ओ और औ। तो ये हमने पूरे 10 वर्ण रख दिए, 10 रख दिए। अब जो री है, उस री को इस ई के पास ही स्थान दे दो। हालांकि सारणी में स्थान नहीं दिया जाता, फिर भी आप इसको स्थान में दे दो। अब क्या हुआ, अब देखो बहुत इजी हो गया समझना। सबसे पहले चलिए यहां देखिए, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, मात्रा, काल और समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आप यहां देखिए, जो सारणी के अंदर हैं वो ह्रस्व हैं और जो इस सारणी के बाहर हैं वो दीर्घ हैं। तो सारणी के अंदर कौन से हैं, अ, ई, ऊ, री, ये ह्रस्व हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पे है क्या, अ, ई, ऊ, री, तो ये क्या हो गए, ह्रस्व हो गए। और जो सारणी के बाहर हैं, ये देख लीजिए, ई, ए, ऐ, उ, ओ, औ, आ, ये सारे क्या हो गए, दीर्घ हो गए। तो आप देखो
यहां पे दीर्घ है क्या, ये पड़े सारे के सारे क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए कि नहीं हो गए। अब देखते हैं फिर उसके बाद में आता है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं दो प्रकार के। कैसे, एक होते हैं अनुनासिक और एक होता है निर्नुनासिक, है ना। तो इसका मतलब होता है कुछ स्वर नाक से बोले जाते हैं और कुछ स्वर नाक से नहीं बोले जाते हैं। तो चलो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओ कि नाक से कौन से स्वर बोले जाते हैं, नाक से कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो आप देखोगे नाक से बोलने की ट्राई करोगे तो आपको लगेगा एक भी स्वर नाक से नहीं बोला जाता। इसका मतलब ये सारे के सारे जो हैं आ ई, है ना, ई ए आई, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, निर्नुनासिक है। तो सर ये अनुनासिक। आप इन्हीं स्वरों के ऊपर अगर मान लो चंद्र बिंदु लगा दोगे, क्या लगा दोगे, चंद्र बिंदु लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएंगे, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, अनुनासिक। यानी अनुनासिक स्वरों की संख्या भी 10 है, 11, ठीक है 11 है, और निर्नुनासिक भी 11 है। तो इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, जितने अनुनासिक हैं उतने ही निर्नुनासिक हैं। अगर चंद्र बिंदु लग गया तो अनुनासिक, नहीं लगा तो निर्नुनासिक। तो यहां कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तीसरा वर्गीकरण कहता है कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आप देखो, ओष्ठाकृति के आधार पर मुझे बताओ कि किन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख जो है वो ओष्ठ की तरह होता है। तो आप इस ओष्ठ को यहां बना लो, ये लो ओष्ठ, ये होठ हो गया। इन चार को जब हम बोलते हैं तो हमारा मुख जो है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है एकदम गोल, ऊ ऊ ओ औ, ऊ ऊ ओ औ। तो ये चार स्वरों को जब आप बोलोगे तो आपका जो कैसा हो गया, मुख गोल हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, ओष्ठाकृति के आधार पर हो गए। क्या हो गए, ओष्ठाकृति। तो चलो अब देखते हैं, यानी यहां पर ऊ ऊ ओ और औ, ये चारों क्या हो गए, ये हो गए वृत्तमुखी, या आप इनको जो है वृत्ताकार भी पढ़ोगे, है ना, या वर्तुलाकार भी पढ़ोगे, इस प्रकार से आप पढ़ोगे। लेकिन वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, जिनमें हमारा मुख वृत्त के समान बन जाता है, वो ये चार ही होते हैं, ऊ ऊ ओ औ। और बाकी बचे जो कौन से बच गए, देख लो आप, अभी देख लेते हैं। ये इन चार को छोड़ के बच गए, ये सारे बच गए। ये सारे क्या हैं, ये अवृत्तमुखी है। ये क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी। बिल्कुल, तो समझ गए आप बात, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। देखिए पढ़ना तपस्या है, पढ़ना तपस्या है। अब कई क्या होता है कि 2 मिनट मोबाइल ऑन करते हैं फिर सोचते हैं कि अच्छा ये तो वर्ण हमें आता है, चले जाते हैं। नियमितता जब तक नहीं रखोगे ना तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा नियमित रहना पड़ेगा कि आज से पहली व्याकरण की क्लास स्टार्ट हुई है, चलो इसी बहाने क्या है, जब सर भी करवा रहे हैं कोर्स और हम गौरव जी भी अपने लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस कोर्स को एक बार बढ़िया तरीके से, एग्जाम से पहले की तैयारी होती है वही सिलेक्शन के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, तो वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी में सारे आ जाएंगे, आ ई ए आई, ये सारे बाकी जो बच जाएंगे, और री भी, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी। अब बात आती है जीवा की स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। चलिए, तो अब आप देखो जीवा की स्थिति, मान लो ये जीभ है ना, ये जीभ है। तो जीभ में देखो ये भाग कौन सा है, अग्र, ये भाग कौन सा है, मध्य, और ये भाग कौन सा है, पश्च। अग्र, मध्य, पश्च। और जीवा की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र में छोड़ दो आप, तो मध्य को पकड़ लो, मध्य स्वर। और मध्य में अकेला अ आता है, मध्य में क्या आता है, अकेला अ आता है। तो मध्य में अकेला आता है, उधर वाले आ जाएंगे अग्र में और इधर वाले आ जाएंगे पश्चिम में, इधर वाले पश्चिम में और उधर वाले क्या आ जाएंगे,
अग्र में आ जाएंगे। तो अग्र मध्य पश्च याद करने की जरूरत ही नहीं थी, सारणी अगर आपके दिमाग में सेट हो गई, इसका मतलब आपको ये वर्ण टॉपिक जो है आपका उंगलियों पे हो गया, है ना। देखो हमने क्या पढ़ा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ध्वनि होती है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और रचना की दृष्टि से वर्ण या अक्षर जो होती है सबसे जो लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों की संख्या जो होती है वो 44 होती है, लेकिन वर्णमाला में कुल होते हैं 52 वर्ण होते हैं। कामता प्रसाद गुरु की आपने एक परिभाषा पढ़ी, जिसमें मूल ध्वनि को के टुकड़े नहीं हो सकते, उसे ही वर्ण कह सकते हैं। ध्वनि या ध्वनि समूह जब एक झटके से मुख से बाहर निकलता है तो वो क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, मात्राओं की संख्या 10 होती है। स्वरों का भेद 5 प्रकार से किया जाता है। पहला, मात्रा काल या समय के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। सारणी के जो अंदर हैं वो ह्रस्व हैं, जो बाहर हैं वो दीर्घ है। उसके बाद अनुनासिक और निर्नुनासिक, जो उच्चारण के आधार पर जो होता है वो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक 10 और 11 होते हैं, निर्नुनासिक भी जो हैं वो 11 होते हैं। उसके बाद आता है कि ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी स्वर कौन से, 4 पे वृत्त बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इन पे बनाया था उ उ ओ ये वृत्तमुखी, बाकी बचे जो अवृत्तमुखी। फिर आता है अग्र मध्य पश्च। तो अग्र मध्य पश्च में मध्य में अकेला अ होता है, इधर वाले अग्र और इधर वाले पश्च हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, अब ई ए आई ये हो गए, क्या हो गए, अग्र हो गए, और उ ओ और आ को शामिल कर लिया, ये हो गए पश्च, और मध्य में अकेला रह गया अ। तो यूं करके आपको सारणी अगर आपके दिमाग में सेट है तो फिर आप कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, और एक बार सेट हो गई तो फिर आपको दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं पड़े। मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी जो है अच्छे से पता लग जाए एक बार और कि मैं कैसे बनाऊंगा। देख लीजिए इस तरह से हमने कहां रखा था, हमने रखा था अ को यहां रखा, ई यहां रखी, उ यहां रखा। अ को यहां रखा तो आ बाहर की साइड, ई बाहर की साइड, उ बाहर की साइड, फिर ए और आई यहां रख दो, और ओ और औ जो है वो यहां रख दिया, री को आप यहां रख दो। अब देखो जो सारणी के अंदर हैं वो ह्रस्व, जो बाहर हैं वो दीर्घ हैं, ठीक है। ये 4 क्या है, वृत्तमुखी, बाकी बचे जो अवृत्तमुखी। अनुनासिक निर्नुनासिक, 11 अनुनासिक है, 11 निर्नुनासिक। अग्र मध्य पश्च, तो आप देखोगे इसमें फिर से वही बात आ जाएगी। अग्र मध्य पश्च में आप देखो कि ये है मध्य में, तो उधर वाले अग्र, इधर वाले पश्च। फिर बात क्या आती है, मुखाकृति के आधार पर जो है वो हमारे मुख की आकृति जो है उसके आधार पर स्वर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी मुख की आकृति बदलती रहती है। कैसे बदलती है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप देखो ये 4 प्रकार के होते हैं। 4, ये लाइनें कितनी है, देखो आप ये लाइनें कितनी है, ये लाइनें सर 4, ये 1 आप देख सकते हैं, 2 3 और ये 4 लाइन है, और 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वाले जो होते हैं वो संवृत होते हैं। तो संवृत के सामने कौन से हैं, ये 2 बहनें और ये 2 भाई, और ये एक री आ गए, ई उ, ये क्या है, संवृत हैं। अर्ध संवृत कौन से हैं, अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत में आप देखोगे, अर्ध संवृत में आपके सामने सिर्फ ए और ओ 2 ही आएंगे। फिर जब आती है अर्ध विवृत की बात तो उसमें ए अ ओ ये 3 होते हैं अर्ध विवृत में। और विवृत में जब बात आएगी तो केवल और केवल क्या आता है, अ। तो सर ये होते क्या हैं, ये आप इसको मुखाकृति से नहीं समझते हो तो आप यूं मान लो, मुख खुलने की स्थिति, हमारा जब मुख खुलता है तो उसकी स्थिति होती है, हर स्वर को बोलते समय मुख की स्थिति जो होती है वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है, थोड़े परिवर्तन भी उसमें रहता है। तो आप इसमें देखिए संवृत, अर्ध संवृत, जैसे विवृत है, विवृत का मतलब होता है अधिक खुला हुआ, यानी आप मतलब ये कहता है कि विवृत स्वर जो होता है ना उसमें हमारा मुख सबसे ज्यादा खुलता है। जैसे मैंने बोला आ, तो आ में सबसे ज्यादा मुख खुलेगा, नहीं खुलेगा क्या भाई, खुलता है, बिल्कुल खुलता है। कैसे यकीन दिलाऊं, चलो यकीन तो मैं ऐसे दिला सकता हूं, जैसे आप घर में जब बच्चे को खाना खिलाते हो, छोटे बच्चे को, या दवाई देते हो या कुछ भी करते हो तो क्या बोलते हो, बेटा आ कर, क्या बोलते हो, बेटा आ कर। क्या कभी बोलते हो बेटा ई कर, बेटा ए कर, बेटा ऊ कर, बेटा री कर, ऐसा बोलते हो, नहीं बोलते हो ना। तो इसका मतलब क्या बोलते हो, बेटा आ कर। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आज बोल के देखना, बेटा ई कर, है ना, तो वो ई कर देगा। तो समझ रहे हो मेरी बात। तो यानी आ में सबसे ज्यादा मुख खुलता है, फिर थोड़ा कम खुलता है, किसमें चपटा खुलता है। तो इसलिए ये 4 प्रकार की स्थितियां होती है मुखाकृति के आधार पे। तो ये तरीका हमने पढ़ा
स्वरों का 5 प्रकार से वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा था? मात्रा, काल या समय के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ। फिर उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ा, फिर ओष्ठों की गोलाई के आधार पर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा जीवा की स्थिति के आधार पर, और फिर हमने 5वां पढ़ा मुखाकृति के आधार पर। 5 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण है। 6ठे प्रकार से कभी पेपर में प्रश्न नहीं आता है। 5 प्रकार के प्रश्नों को याद रखने के लिए सारणी दिमाग में यूं रख लीजिए कि सर ने ऐसे ऐसे किया, फिर त्रिभुज बनाया, फिर अंदर रखा छोटे वालों को अ ई उ, ये जो छोटे वाले होते हैं अंदर रहते हैं और बड़े वाले बाहर रहते हैं, है ना, बड़े वाले बाहर रहते हैं। यहां ए रख दिया सर ने, यहां आई रख दिया, यहां ओ रख दिया, यहां औ रख दिया, बस बाकी आपके दिमाग में चलेगा। अंदर हैं जो रस्व, बाहर हैं जो दीर्घ हैं, गोलाई किस में बनी और गोलाई किस में नहीं बनी वो अवृतमुखी है, मध्य में अकेला अ है, उधर वाले अग्र हैं, इधर वाले पश्च हैं, 4 लाइन है, 4 ही मुखाकृति, संवृत कौन से हैं, अर्ध संवृत कौन से हैं, अर्ध विवृत कौन से, विवृत कौन से, मजा आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से होंगे। अब आगे चलिए, आनंद आने वाला है, आप मस्त रहिए, पढ़ने का आनंद आना चाहिए और थोड़ी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पहली क्लास में भी चाहता तो छोटी सी क्लास दे सकता था 35 मिनट की, लेकिन नहीं, पहली क्लास जो है वो आपको लगना चाहिए कि आज वास्तव में हमने कोई टॉपिक जो है वो क्लियर किया है, और पढ़ा नहीं है, क्लियर किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। बिल्कुल, ये जो छोटे वाले 4 स्वर हैं जो सारणी के अंदर होते हैं, यही ह्रस्व स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। इनको एक मात्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे हमेशा एक ही मात्रा लगती है, या इनको लघु स्वर भी कहा जाता है। देखो मैंने 3-4 चीजें बता दी, ह्रस्व स्वर कह दो, लघु स्वर कह दो, मूल स्वर कह दो, एक मात्रिक स्वर कह दो, ये सारी चीजें एक ही के लिए है ना। और दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक कहा जाता है, या गुरु स्वर भी कहा जाता है, या तो 2 मात्रिक, है ना, या फिर गुरु स्वर भी कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद, भाई हमारे जो स्वर हैं वो भी हमारे मुख से उच्चरित होते हैं, तो वो भी अलग अलग हिसाब से होते हैं। जैसे कोमल तालव्य, कठोर तालव्य, तो कौन से स्वर कोमल तालव्य में आते हैं, कौन से स्वर कठोर तालव्य में आते हैं, कौन से स्वर ओष्ठे में आते हैं, कंठ तालव्य। तो देखो, आप इस चीज को आगे पढ़ेंगे, इस चीज को मैं आगे ट्रिक से याद करवा दूंगा। अब आप देखो, जाति के अनुसार स्वरों के 2 भेद होते हैं। जाति के अनुसार भी पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखोगे जाति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो मात्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, असवर्ण और सवर्ण, यानी सजातीय और विजातीय, 2 प्रकार के होते हैं। सवर्ण यानी एक ही जाति के, एक ही जाति के, एक ही जाति के, है ना, सजातीय, अ आ इ ई उ उ, ये सजातीय। विजातीय कौन सा? अ के साथ ई आ गया, आ के साथ ई आ गया, अ के साथ उ आ गया, ये विजातीय। तो सर प्रश्न कैसे आता है इसका? हाँ, ये पूछ सकते हो आप। तो ए बी सी और डी, तो आ गया मान लो अ आ, ठीक है, फिर आ गया अ ई, फिर आ गया आपके ई उ, फिर आ गया उ आ। आपसे पूछा निम्न में से कौन सा सजातीय है या कौन सा भिन्न है, तो ये तीनों विजातीय है, ये सजातीय हो गया। इस तरह से प्रश्न आता है, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के 2 भेद हैं, एक होता है मूल स्वर, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं मूल स्वर। आपसे नहीं पूछा जाएगा कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं, लेकिन आपको यह जरूर पूछा जाएगा कि मूल स्वर और संधि स्वर में क्या अंतर है, मूल स्वर और संधि स्वर। तो आप देखो मूल स्वर कौन से, अभी हम पढ़ के आए, अ ई उ री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। फिर बात आती है संधि स्वर। संधि स्वर के भी फिर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं संधि स्वर। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार पेपर में पूछ रहे थे निम्न में से कौन सा संधि स्वर नहीं है। मैं कहता हूं गोड़ हो जाते हैं आधे बच्चे। क्यों हो जाते हैं वो देखिए आप, क्योंकि संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। दोनों में संधि हो रही है, लेकिन एक तो दीर्घ है और एक संयुक्त है। कैसे? ये आ ई उ, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। कैसे? अ और अ, ये दीर्घ संधि, तो ये है दीर्घ स्वर। अब ये क्या हुआ? ये हुआ अ ई, क्या बना? ए। तो ये क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्वर अलग अलग थे, है ना। ए ही हो गया, तो अ और ए मिलके क्या बना? ए। तो ये क्या हो गया? संयुक्त। तो दीर्घ स्वर अलग होते हैं, संयुक्त स्वर अलग होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। हम कई बार मूल स्वर और संधि स्वर में इन सबको संधि में शामिल कर लेते हैं, लेकिन संधि स्वर भी कामता प्रसाद गुरु ने 2 भागों में बांट रखे हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर।
दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। फिर क्या होता है, दीर्घ में दीर्घ संधि वाले आते हैं, संयुक्त में जो है अदर शब्द हैं, अदर वर्ण स्वर होते हैं वो मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से ये अंतर होता है, और ये अंतर हम पता नहीं होता और हम प्रश्न गलत कर जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे तो सही हैं, कुछ बच्चे मानते हैं कुछ नहीं मानते, तो इस प्रकार से चलता रहता है। अब आइए, मेरा सबसे फेवरेट और पसंदीदा टॉपिक है व्यंजनों का वर्गीकरण। जितने भी व्यंजन हैं, कितने होते हैं साहब व्यंजन? सर 33 बताया था आपने, बिल्कुल मैंने सही बताया था। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो सबसे पहले इन 33 व्यंजनों के अलग अलग नाम हैं, और वो नाम भी हमें पता होने चाहिए। वो नाम पता होंगे तो ही जो है क्लास का आनंद आएगा। सबसे पहले तो ये बताओ, आप लोगों को क्लास का आनंद आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो? कुछ नहीं है, कुछ फास्ट नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको जो है वो कंटेंट मतलब रिवीजन भले ही हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है आपको छोटी सी क्लास आगे, जहां छोटी क्लासेस की जरूरत होगी ना, जैसे क्रिया जब हम करेंगे तो क्रिया को एक साथ नहीं कर सकते, बड़ा टॉपिक है और क्रिया समझ आनी जरूरी है। ये क्या है? ये समझ के रटने वाला टॉपिक है। जितना मैंने आपको बताया मैं उतना बिना देखे बोल सकता हूं, और आपको भी उतना बिना देखे बोलना आना चाहिए, तभी मेरा पढ़ाना क्या होगा? सार्थक सिद्ध होगा। तो और कैसे होता है देखिए, अब आप इसको समझिएगा। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया कि भाई स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, या फिर वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं, या स्पृष्ट व्यंजन कौन से होते हैं, या स्फुटात्मक ध्वनियां कौन सी होते हैं, देखिए मैंने चारों के चारों नाम लिख दिए, क्योंकि हम क्या किताबों में स्पर्श व्यंजन तो याद कर लेते हैं, पेपर में आ गया कि निम्न में से स्फुटात्मक ध्वनि नहीं है या स्पृष्ट व्यंजन में शामिल नहीं किया जाता, तो वो कहते हैं ना 12 बज जाती है, 12 ही नहीं अपनी तो 1 बज जाती है ना। तो आप इस बात को समझें, क से लेकर यानी जो 25 वर्ण होते हैं, क से लेकर म तक, यानी 5 वर्ग। देखिए अब स्पर्श व्यंजन, ये क वर्ग, च वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5-5 होते हैं या नहीं होते हैं? बोला आंसर होते हैं। तो ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख का कोई ना कोई भाग जो है वो क्या होता है? स्पर्श होता है। तो जब स्पर्श होता है तो इसका नाम रखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो सर वर्गीय व्यंजन क्यों रखा? देखिए इनका वर्ग होता है, इनका एक परिवार होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन। जबकि यरलव को, शशशह को कभी वर्गीय नहीं कहा जाता है ना। स्फुटात्मक ध्वनियां, भाई जहां उच्चारण किन्हीं न किन्हीं अवयवों से होगा मुख के, तो वहां स्फुट ध्वनि तो निकलेगी, तो ये सारी स्फुटात्मक ध्वनियां भी है। फिर बात आती है फिर बात आती है किसकी? अंतस्थ ध्वनियां, कि भाई निम्न में से अंतस्थ ध्वनियां कौन सी है। तो अब फिर वही बात कि या तो डेफिनेशन से हर चीज याद नहीं होती है, केवल डेफिनेशन याद होना ही जरूरी नहीं है। अंतस्थ जो ध्वनियां होती है, आप यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये स्वरों से मेल खाती हुई ध्वनियां होती है। अंतःस्थल से क्या? यरलव, अंतस्थ ध्वनियां, ठीक है। इनको वर्गीय व्यंजन नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका कोई वर्ग नहीं होता, इनका कोई परिवार नहीं होता। और क्यों नहीं कहा जाता इसका कारण, जैसे आप देखिए क, ख, ग, घ, इनका एक परिवार है, और पूरा परिवार जो है वो कंठ से बोला जाता है। लेकिन यहां सारी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ होगी? देखो आप, पहले तो ध्यान रखना, इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, यह संस्कृत में ईशत विवृत भी कहा जाता है। यह भी नाम आप याद रखना, संस्कृत में क्या कहा जाता है? ईशत विवृत के नाम से भी जाना जाता है। और वो ये 4 हैं, अब कैसे? पहले तो इनका क्रम याद रखना। अक्सर एक बार पेपर में आया हुआ, इसका क्रम जो होता है वो ये होता है। तो कुछ विद्वान मतलब साथी बोलते हैं सर ये तो संस्कृत में होता है क्रम। नहीं, संस्कृत हो या फिर हिंदी हो, क्रम तो यही होता है इनका सही, यवर अलग। कैसे? क्योंकि ई प्लस अ, ई धन अ, य बना, और फिर ऊ धन व, ऊ धन अ, क्या बना? व बना। तो य के बाद व आता है, यवरल होता है, यरलव नहीं होता है। लेकिन हम बचपन से हमें यरलव ही पढ़ाया गया है, इसलिए हम ये बोलते हैं। तो क्रम इनका होता है यवरल। क्या होता है? यवरल, ठीक है। अब यह जो है, इनके बारे में डिवाइडेशन आगे पढ़ेंगे। पहले आप देखो, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? श, श, ह। तो आप नोटिस करेंगे कि श, 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 ह, ये 4 जो ध्वनियां हैं ये ऊष्म है, क्योंकि ऊष्म का मतलब गर्मी देने वाली। क्या वास्तव में गर्मी देती है क्या? तो आप नोटिस कीजिए,
हम साबित करते हैं कि ये गर्मी कैसे देती है। तो देखिए कैसे देती है गर्मी। आप सर्दियों में आपके मुख से निकलने वाली सबसे ज्यादा ध्वनियां ये चार ही होती है। आप अक्सर सर्दियों में क्या करते हैं, हा, यही बोलते हो ना, सा 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 सा, हा। क्या कभी आपने बोला है क क क क क चा 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 टा 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 मम 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 प प प प ऐसा बोला है कभी? बाकी 25 में से किसी वर्ण का उच्चारण आप करते हो क्या? आप कभी भी नहीं करते हो। क क टा 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 चा 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 ऐसा कभी नहीं करते हैं। आपके मुख से निकलने वाली ये चार ध्वनियां ही हैं, श श श और ह। ये चार ध्वनियां ज्यादा निकलती है, यानी कहीं ना कहीं घर्षण होता है और इसमें थोड़ी गर्मी होती है। ऊष्म और संघर्षी, संघर्ष तो होता ही है। अब मुख के अवयवों का संघर्ष होगा तभी तो घर्षण होगा, तो इसलिए इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लेकिन स्पर्श संघर्षी में ध्यान रखना, च छ ज ज, ये स्पर्श तो है ही, साथ में संघर्षी है। स्पर्श तो है क्योंकि ये स्पर्श में शामिल हो गए, लेकिन इनका च छ ज झ जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इनमें भी थोड़ा संघर्ष दिखाई देता है, इसलिए इनका नाम स्पर्श संघर्षी रखा गया है। फिर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फिर बात करते हैं। अब आइए इन अंतस्थ व्यंजनों की व्याख्या करते हैं। तो जब अंतस्थ व्यंजनों की जब व्याख्या करते हैं, यर ल व, क्या है? य र ल व, ये चार। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने र की व्याख्या की है। र क्या है? लुंठित, प्रकंपित या कंपन जात। आप र को लुंठित भी कह सकते हैं। र जब बोलते हैं कंपन होता है, कंपन जात, प्रकंपित या लुंठित कहा जाता है। ल जो है उसको पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। पार्श्विक कहा जाता है, हमने भी किताबों में पढ़ लिया। मुख के पार्श्व भाग से निकलने वाली ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। उदाहरण ल, याद थोड़ी रहता है। आप पार्श्व भाग होता कौन सा है मुख का? ये जो जहां मैं कह देता हूं कि लड़के गुटखा दबाते हैं, मैं यूं कहूंगा इसे, है ना, वो मुख का पार्श्व भाग होता है। और जब आप ल का उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, जीभ जो होती है ना, वो जीभ क्या करती है, मार्ग अवरुद्ध कर देती है। जो जीभ होती है वो मार्ग क्या कर देती है, अवरुद्ध कर दी। अब जब वो कहता है ना कि कार्य प्रगति पर है, तो आप साइड की गलियों से निकले, या हेलमेट चेकिंग आ गई तो साइड की गलियों से निकले, तो जब जीभ मार्ग अवरुद्ध कर देती है तो हवा मुख के साइड से होकर निकलती है, तो इसीलिए बोलते हैं ये होता है हमारे मुख का पार्श्व भाग। तो ल, तो इसको आप यूं समझ सकते हैं कि ल ल ल ल, जब ल बोलोगे तो ये मुख का पार्श्व भाग, आप देख सकते हैं हवा इस साइड से निकलती है, तो इसीलिए इसे पार्श्विक ध्वनि बोला जाता है। अर्ध स्वर, य और व को अर्ध स्वर बोला जाता है, क्योंकि आधे स्वरों, जैसे आप लोग जब रेडियो लिखते हैं तो ये एक तो इस तरह लिखते हैं, रेडियो, एक रेडियो का मूल्य 500 रुपए, 7 रेडियो का मूल्य कितना होगा, किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है। लेकिन शुद्ध रेडियो कैसे लिखा जाता है? ऐसे, रेडियो, है ना, रेडियो, ठीक है। ऐसे ही कछुआ, कछुआ नहीं होता बल्कि क्या होता है, कछुआ होता है। ऐसे ही हलवा नहीं होता बल्कि क्या होता है, हलुआ होता है। क्या होता है, हलुआ होता है। तो य और व, बोलने में तो य और व आते हैं, लेकिन लिखने में क्या आते हैं, लिखने में ये आते हैं, सॉरी, हाँ, बोलने में तो आते हैं य और व, लिखने में क्या आते हैं, आ या ओ आते हैं। इसीलिए आद्य स्वरों की तरह प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हम य और व बोल रहे हैं, है ना, लेकिन लिखते हैं तब ये स्वर हो जाते हैं, तो अर्ध स्वर कहा जाता है इनको। अल्प विवृत है, ईशत विवृत कौन सा? ये अंतस्थ, अंतस्थ को कहा जाता है ईशत विवृत, जबकि ईशत विवृत में ही ये जो कौन से य और व, इनको अल्प विवृत भी कहा जाता है। संघर्षहीन व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनकी लड़ाई स्वरों से होती है तो ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। भाई रेडियो में य से लड़ाई हुई तो इसने अपना स्थान छोड़ दिया और यहां पे कौन आ गया, ओ आ गया, तो ये संघर्षहीन व्यंजन है। जब स्वरों से इनकी लड़ाई होती है तो ये संघर्ष नहीं कर पाते, इसलिए संघर्षहीन व्यंजन कहा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं ड़ और ढ। देखो ये तीन है, 1 2 और 3, ये है अंग, क्या है, अंग, ये है ड और ये है ड़, तो इनकी ध्वनि अलग अलग है, अंग ड ड़, अंग ड ड़, एक होता है ड, एक होता है ड़, ड ड़ ड ड़, उच्चारण अलग अलग है, तो इसको ध्यान में रखना। हम बात कर रहे हैं जिसमें नीचे नुक्ता लगा उन दोनों की, ये ड़ ढ, ये दो ध्वनियां हैं, इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त ध्वनियां। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंके हुए। जब आप ड़ ढ बोलते हो तो जीभ ऐसा लगता है बाहर की ओर फेंक रही है,
ढ ढ ढ ढ ढ ढ, तो ऐसा लगता है जैसे बाहर की ओर फेंक रही है, तो ये उच्चिप्त ध्वनियां कहलाती है। इसीलिए इनको ताड़न जात कहा जाता है। ताड़ना देने से बोलते हैं ढ ढ, ताड़न जात। द्विस्पष्ट, स्पष्ट ये ध्वनियां कौन सी होती है? स्पष्ट होती है स्पष्ट। आप जानते हैं ट ठ ड ड़, तो ये क्या है? और फिर ढ और फिर ढ, तो ये स्पर्श हैं। तो स्पर्श तो है ही, साथ में ये क्या है? द्विस्पष्ट है, द्विस्पष्ट है ना, क्योंकि दो बार प्रयुक्त होती है, स्पर्श में भी होती है और वहां पर दो बार, और दो तरह से भी प्रयुक्त होती है। कैसे? आप इस ड से शब्द शुरू कर सकते हो, लेकिन ये जो ड होता है इससे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये मध्य में या अंत में आता है, कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आता। ये द्विगुणी, इसके दो गुण हैं, इसलिए द्विगुणी मतलब दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। ये स्पर्श में भी होता है और जो है उच्छिप्त में भी होता है। द्विगुणी, द्विस्पष्ट, ताड़न जात, उच्छिप्त जो है इसके उपनाम हैं। तो अब ये याद रह गया, आगे और भी है अभी तक। कितने? एक एक वर्ण का पोस्टमार्टम किया हुआ है। अ को उदासीन स्वर बोला जाता है। अ उदासीन कैसे है? अ उदासीन ऐसे है कि अ जो है, अ स्वर में क्या होता है, आप जो गूंगे से गूंगा तो बोल ही सकता है। इस मतलब ये तो आप हल्की सी सांस को बाहर फेंको तो भी ये क्या हो जाता है, स्वर हमारे मुख से निकलने लगता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उदासीन स्वर कहा जाता है। अ क्या है? उदासीन स्वर है ना। अंग और अह जो है ये अयोगवा ध्वनियां हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्योंकि आप देखिए जब मैं लिखता हूं क धन अ, तो ये क्या है? क, तो ये किस में शामिल होता है? व्यंजन में शामिल होता है। ठीक है। अब जब मैं लिखता हूं अ प्लस अंग, तो ये क्या बनता है? अंग। तो अब देखो ये व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि व्यंजन में हमेशा स्वर पीछे जुड़ता है, व्यंजन में हमेशा स्वर पीछे जुड़ता है। और ये स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्वरों की सहायता से बोला जा रहा है, तो न तो इसको व्यंजन में शामिल किया जाता है न ही इसको स्वरों में शामिल किया जाता है, इसलिए इसका नाम है अयोगवाह, यानी इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है ह को दोस्तों बोलते हैं काकल्य। संस्कृत के जो अभ्यर्थी हैं वो बोलते हैं कि इसको नाभिक बोलते हैं, क्योंकि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि से आवाज आती है ह, इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिंदी वाले क्या बोलते हैं कि ना भाई मारे नाभि तक जाने की जरूरत ही कौन नहीं, मार तो गड़े हुई आवाज आ जाओ, कागोलिया खनु आ जाओ, ह इस तरह से। तो कुल मिला के इसे काकल्य भी कहा जाता है, इसे नाभिक भी कहा जाता है। अलीजीवा, अलीजीवा मतलब अपन कागोलिया नहीं, हिंदी में अलीजीवा बोले तो अलीजीवा से बोलने का इसका साधन है, इसीलिए इसे ह को जो है अलीजीवा व्यंजन, नाभिक के व्यंजन या फिर काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। ये पांचों जो ध्वनियां अंग, य, ण, न, म, ये नासिक के ध्वनियां कहलाती है। और ये जो है सरल जन, एक ट्रिक बना रखी है, सरल जन, इसका क्रम इस प्रकार से है, न स जर ल, न स जर ल, ये इसका क्रम है। ये वर्ष्य ध्वनियां कहलाती है। कहीं ना कहीं बोलते समय मसूड़ों का जो है प्रयोग होता है, स ल ज न, तो ये वर्ष्य ध्वनियों में भी शामिल होते हैं। अब एक कंफ्यूजन आ जाता है कि सर हम इसको किस में शामिल करेंगे, हम इसको न को जो से न आ गया इसको नासिक्य कहेंगे या स्पर्श व्यंजन कहेंगे या फिर इसको जो है वर्ष्य करेंगे। तो वो सारी चीजें हम जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब ऑब्जेक्टिव में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, तो किस टाइप का प्रश्न आए, किस टाइप के ऑप्शन आए, तब आपको कौन सा उत्तर सही करना है, पहली प्राथमिकता किसको देनी है, ये सारी चीजें उस वक्त होती है। ठीक है। फिर आप देखिए इसको बोलते हैं कोमल तालव्य, बोलते हैं कोमल तालव्य। अब मैं आपको वो बात बताता हूं, कौन सी बात, जो अभी हमने स्वरों में छोड़ी थी। देखिए आप जानते हैं कि अकह विसर्ग कंठाराम, यानी क वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है, तो जो अ और आ है ये दोनों भी क्या बोले जाते हैं? कंठ से। और जो चीज कंठ से बोली जाती है उसको क्या बोला गया है? कोमल तालव्य। तो जब ये जो वर्ण है ये कोमल तालव्य स्वर में आएंगे तो फिर अ आ को भी हम क्या बोलेंगे? कोमल तालव्य। और ये चारों जो है वो कठोर तालव्य में आते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ई और ई को जो है तालु, ईचू यसा नाम तालु, तो हम आगे पढ़ेंगे ये चीजें। तो ये सारी बोली जाती है कठोर तालव्य से। ये कठोर तालव्य वर्ण कौन से हो गए? च, छ, ज, झ, इनको क्या बोला जाता है? कठोर तालव्य। फिर ये जो ध्वनियां हैं क, ख, ग, ज, फ,
और आ। ये जो आप देखेंगे इनमें नुक्ता लगा हुआ है, नीचे सब में नुक्ता लगा हुआ है, तो ये जो नुक्ता लगा हुआ है ये ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं या आगत ध्वनियां कहलाती है। अर्थात दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी में जो है ये आई हैं। कहां से आई हैं? दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी में आई हैं, इसलिए इनको ग्रहित या फिर आगत ध्वनियों के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? ग्रहित व्यंजन या फिर आगत ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। समझ गया बात? अब देखो यहां से प्रश्न कैसे बनता है। यहां से प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि अगर आपसे पूछे कि कुल ग्रहित वर्ण कितने हैं या कुल ग्रहित ध्वनियां कितनी हैं, तब तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन ग्रहित व्यंजन पूछे तब केवल 5 बताओगे, ग्रहित स्वर पूछे तो केवल 1 बताओगे। ग्रहित स्वर 1 है, व्यंजन 5 है, कुल ध्वनियां 6 है। प्रश्न की लैंग्वेज, सारा खेल जो है वो प्रश्न की लैंग्वेज का है। इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा। क ख ग ज फ और आ, ये ग्रहित या आगत ध्वनियां कहलाती है। अब आती है लास्ट में क्ष। क्ष मतलब क धन श, तो ये है, मतलब आप जानते ही हैं इसको, तो मैं यूं बता दूं, ये तो आप पढ़ते ही आए हैं। जो क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श्र है, इनको तोड़ते हैं तो देखिए एक तो क धन श, इस तरह से हम तोड़ते हैं। लेकिन इसका और भी सही टुकड़ा ये माना जाता है, ध्यान रखना। यानी टुकड़ा जब कर रहे हो तो पूरा करो, ठीक है। त धन र, ये भी इसका टुकड़ा है, लेकिन पूरा टुकड़ा इसका ये है त्र। इसी तरह ज धन य धन अ, ये पूरा टुकड़ा है। श धन र धन अ, ये हो गया इसका पूरा टुकड़ा। समझ गए? तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ये क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। समझ गए बात आप? अब देखो हमने जो जो पढ़ा, 2 मिनट के लिए मैं सारा रिवाइज करवा दूं, 2 ही मिनट लूंगा। आप देखोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा? ये सारी चीजें पढ़ी। यहां पर हमने वर्ण कितने होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वर्गीकरण किया। वर्ण कुल कितने होते हैं, मात्राओं की संख्या कितनी होती है, स्वरों का भेद किया हमने सारणी के माध्यम से, सारणी आपको बताई। उसके बाद हमने कोमल तालव्य, अब देखो ये रे कोमल तालव्य, ये कठोर तालव्य, ये ओष्ठ है, ये तीनों चीजें हम कल की क्लास में करेंगे। इसके अलावा जाति के अनुसार वर्ण कितने होते हैं, असवर्ण, सवर्ण यानी सजातीय और विजातीय 2 होते हैं, और मूल स्वर और संधि स्वर, संधि स्वर में भी 2 होते हैं, दीर्घ और संयुक्त। फिर आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, अंतस पढ़े। अंतस किसे कहते हैं? जो ऊष्म किसे कहते हैं, स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं, लुंठित किसे कहते हैं, पार्श्व किसे कहते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं, अल्प विवृत किसे कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं, उच्चिप्त या फेंका हुआ ताड़नजात द्विस्पष्ट किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उदासीन स्वर, अयोगवा ध्वनियां, ह काकल्य, नासिक्य, वर्ष्य, कोमल तालव्य, कठोर तालव्य, आगत, ग्रहित और संयुक्त व्यंजन, ये सारी चीजें जो है आपको आनी चाहिए। और कल की क्लास में 2 मिनट में स्टार्टिंग में रिवीजन हो जाए और फिर हम जो है कंटिन्यू बढ़ते रहें। हालांकि पढ़ाने को तो मैं इससे भी लंबी क्लास ले सकता हूं, लेकिन पहली क्लास है और मेरी क्लास कम से कम जो है वो 1 घंटे तो छू लेगी, आप ये मान के चलो, है ना। कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, तो आप नियमित जुड़े रहिए और बेस्ट तैयारी। व्याकरण जो है 2-3 क्लास में आपको थोड़ा रिदम बनने में लगेगी, 2-3 क्लास रिदम बनने में लगेगी। जो पूर्व स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरह से जानते हैं कि 1-2 क्लास रिदम बनने में लगेगी, लेकिन व्याकरण आपकी उंगलियों पे हो जाएगी और आप ये महसूस भी करोगे। क्योंकि आप में से बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनको भाववाचक संज्ञा गुणवाचक में अंतर नहीं पता चलता, और कैसे पता लगाएं कि ये भाववाचक है या गुणवाचक है। मतलब कभी सर ऐसा प्रश्न हमारे आ जाए और गलती ना हो, ऐसी कोई ट्रिक बता दो, तो ऐसी ट्रिक्स भी हम जानेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रिकी मेथड पर हम पढ़ेंगे। और थोड़ी सी पढ़ने की जो एकाग्रता है उसको सुनिश्चित करें, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ रहे हो। व्याकरण जिस पर पूरी हिंदी आधारित होती है, व्याकरण समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। समझ ली तो पूरी बिना देखे बोली जा सकती है, नहीं समझी रट्टी तो कहीं ना कहीं गोल हो जाओगे। बात मेरी समझ गए? तो उम्मीद करता हूं आज ये पहली क्लास आपको जबरदस्त अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो सबसे ज्यादा धन्यवाद दीजिए गौरव सर को, जिन्होंने जो है वो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा और मुझे ये बोला कि सर आप व्याकरण करो, मेरी हार्दिक इच्छा है। और जब लक्ष्य पवित्र हो, मैंने कहा ना, तो निश्चित रूप से मैं मना कैसे कर सकता हूं। और बहुत नेक इरादे वाला इंसान है,
उनके लिए यही कहूँगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत बोलो, देखो मेहनत मैं भी करूँ, इसी बात को नहीं बोलो, झूठ कौन बोलूँ, गौरव जी हंसेंगे अभी। तो यूँ मान लीजिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का आपको रिजल्ट देना है। जब रिजल्ट दोगे ना तब हमें बहुत अच्छा लगेगा, उस दिन हमें खुशी होगी कि हाँ वास्तव में हमने जो मेहनत की उसका हमें रिजल्ट मिल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल शाम ठीक इसी वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद।